सभी लोग घबरा गए और सबसे ज्यादा घबराहट आरवी को होने लगी। क्या हुआ? ओबेरॉय मैम शांत हो जाइए और प्लीज हमें बताइए क्या हुआ। दादाजी जोर से चिल्लाने लगे, डॉक्टर प्लीज कोई जाकर डॉक्टर को बुलाओ। आरवी अचानक मुड़ी और उसने ओबेरॉय मैम को देखा जो अभी अभी ऑपरेशन हॉल से बाहर आई थी। उन्हें फिर से अंदर ले जाया जा रहा था। डॉक्टर्स और नर्सेज ओबेरॉय मैम के चारों तरफ थे और बाकी का ओबेरॉय परिवार घबरा कर उनसे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। वो नजारा आरवी की आंखों के सामने जैसे जम सा गया था। अंदर ही अंदर उसकी रोने जैसी हालत हो गई थी। ये बिल्कुल उसके लिए एक डरावनी सपने जैसा था। वो पागलों की तरह उसे देखे जा रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आखिर हुआ क्या? उसके दिल में पूरे पूरे ख्याल आने लगे। तभी उसके कानों में तान्या की आवाज सुनाई दी, नहीं पता क्या हुआ? बहुत आसान सी बात है, तुम फेल हो गई हो। आरवी ने अपना सर घुमाया और उसे घूरने लगी। फेल और मैं? नामुमकिन, मैं फेल नहीं हो सकती, ये सही नहीं है। आरवी ने अपने दिमाग से पूरे ख्याल निकाले और फिर ओबेरॉय मैम की तरफ भागी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकती। अपने रास्ते से कुछ लोगों को हटाने के बाद उसने ओबेरॉय मैम को अपनी आंखों से देखा जो दर्द में चिल्ला रही थी और उनका वो आर्टिफिशियल हाथ सूज गया था। जो हाथ उसने डिजाइन किया था वो फट चुका था। तभी राजवीर ओबेरॉय उसे गुस्से से देखते हुए बोले, आरवी ये क्या हो रहा है, तुम बताओगी? उनकी गुस्से वाली नजरों से डरने के बाद आरवी हकला कर बोलने लगी, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद लोगों में से एक ने उस पर सवाल उठाया, ये तो तुम्हारा डिजाइन है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा प्रोडक्ट तो जानलेवा है। लगाने के थोड़ी ही देर बाद ये फट रहा है। अगर ओबेरॉय मैम को कुछ हो गया तो इन सबकी जिम्मेदारी तुम लोगी। अगर ओबेरॉय मैम को कुछ भी हुआ तो हम सब तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आरवी के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी उंगलियां कहां पर ही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इतना भयानक भी कुछ हो सकता था। तभी डॉक्टर खुराना सबको चुप कराते हुए बोले, प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए। आर्टिफिशियल आर्म फट चुका है और हालांकि ये धमाका छोटा है पर इसने इनकी नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। हमें इस आर्म को हटाने के लिए अभी एक सर्जरी करनी होगी। हमें इसी वक्त आपके परिवार से किसी के कंसेंट फॉर्म पर साइन चाहिए। तभी राजवीर ओबेरॉय अपनी बीवी के उस हाथ को देखकर डरे हुए बोले, मैं बाद में कहीं भी साइन कर दूंगा, प्लीज पहले इन्हें बचाइए। डॉक्टर खुराना ने सर हिलाया और अपनी टीम के साथ सर्जरी के लिए तैयारी करने लगे। जैसे ही सर्जरी हॉल का दरवाजा बंद हुआ, राजवीर ओबेरॉय आरवी को घूरने लगे, तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ ये क्या हुआ? क्या तुमने पहले उसके सारे टेस्ट नहीं किए थे? जब वो लोग खुशी खुशी ओबेरॉय मैम को उनके नॉर्मल वार्ड में ले जा रहे थे, अचानक वो आर्टिफिशियल आर्म फट गया जिससे वो सभी लोग घबरा गए। ओबेरॉय मैम दर्द में चिल्लाने लगी जैसे कि वो मर रही थी। अपनी बीवी को इस हालत में देखने के बाद राजवीर ओबेरॉय आरवी को गोली से उड़ाने को तैयार थे। बहुत सारी गुस्से से भरी नजरें आरवी को देख रही थीं और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। आरवी सर से लेकर पांव तक ठंडी पड़ गई थी। कपकपाती आवाज में वो कहने लगी, दादाजी मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि यह क्या हुआ। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल टेस्टिंग के दौरान ये बिल्कुल सही काम कर रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या गलत हो गया। तभी आदित्य का पापा भड़के, ये तुम्हारा डिजाइन है, तो अगर कुछ गलत हुआ तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता हो? मिसेस ओबेरॉय भी उसे गुस्से से देख रही थी। खैर आरवी, हम तुम्हारी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब कैसे और क्यों हुआ? आरवी हकलाने लगी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अच्छे से ही हो जाना चाहिए था। मिस्टर ओबेरॉय भी उस पर जोर देने लगे, पर यह सब तुम्हें कैसे नहीं पता? तभी उस भीड़ के बीच से तान्या की साफ आवाज सुनाई दी, बिल्कुल इसे नहीं पता कि आखिर प्रोडक्ट के साथ क्या गड़बड़ हुई है। शुरू से ही डिजाइन इसका नहीं है। वो उसी वक्त उसकी तरफ मुड़े। वो धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आ रही थी। उसकी कॉन्फिडेंस ने लोगों को चुप करा दिया था। आरवी ने भी उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें गुस्से से फट रही थी। उसे फाइनली समझ आ गया था कि क्या गड़बड़ हुई। तान्या ने उन्हें पहले ही कहा था कि डिजाइन नकली था। इसका मतलब यह था कि जो आर्टिफिशियल आर्म उसके पास था वो असली था। ये सोचकर आरवी के पसीने छूटने लगी और अब सच सबके सामने आ ही गया।
अगर पहले उसे घबराहट हो रही थी तो अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर आसमान टूटने वाला था। उसके बाद सिर्फ एक ही चाह रहा था कि वो तान्या के सामने गिड़गिड़ाए और उससे विनती करे कि वो उसका सच सबको ना बताए, पर ये क्या मुमकिन था। तान्या का अगला सेंटेंस ऑलरेडी उसके दिल में छेद कर आर पार हो चुका था। क्या मैंने नहीं बोला था कि इसने मेरा नकली डिजाइन चुराया है? तो ये तो होना ही था कि प्रोडक्ट खराब निकले। उस पल ओबेरॉय परिवार की फीलिंग्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। तान्या ने उन्हें पहले ही आगाह किया था कि वो प्रोडक्ट खराब था, लेकिन उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उस पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने डिजाइन चुराया था। वहां जो कुछ भी हुआ वो देखकर लगभग सभी लोगों को सच समझ आ गया था। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर उनकी आरवी का साथ देने का फैसले की वजह से यह हादसा हुआ। उस वक्त उसका अपनी पहले की कहानी पर ही टिका रहना सही था, इसलिए आरवी के मुंह से निकला, नहीं डिजाइन मेरा है, मैंने ये नहीं चुराया है। दादाजी मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये डिजाइन मेरा है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर गड़बड़ क्या हुई। ये गलती मेरी लापरवाही से हुई है और मैं ही इसे सही करूंगी। मैं वादा करती हूँ अगली बार ये और बेहतर होगा। तान्या आरवी को धमकी देते हुए हंसने लगी और बोली, क्या मजाक है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या गड़बड़ हुई है, और अब भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम बोल रही हो कि डिजाइन तुम्हारा था। ऐसे वक्त में भी तुम अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो। अगर तुम्हारा लालच और स्वार्थ बीच में नहीं आता तो ओबेरॉय मैम के साथ ये हादसा कभी नहीं हुआ होता। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक्सप्लोजन होने की वजह से उनका नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है और हो सकता है शायद अब वो कभी भी कोई आर्टिफिशियल लिम्ब ना लगवा पाए। क्या? आरवी की आंखें डर से भर गईं और उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। कोई भी साइड इफेक्ट इतना सीरियस कैसे हो सकता था? तान्या ने उसे घूरा और बिना कोई इमोशन दिखाते हुए उसे बोली, आरवी मेरी बात मानो, हालात और बिगड़े इससे पहले तुम अपनी गलती मान लो। आरवी अपनी बात पर अड़ी रही और बोलती रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, डिजाइन मेरा है, मैंने नहीं चुराया था। तान्या आहूजा, मैं तुम्हें इस सब का इल्जाम मुझ पर नहीं लगाने दूंगी। तभी अचानक आदित्य बीच में बोला, अगर डिजाइन जैसे कि तुमने कहा तुम्हारा है तो बताओ हमें कि एग्जैक्टली इसके साथ गड़बड़ क्या हुई। अगर नहीं बता सकती तो ये डिजाइन डेफिनेटली तुम्हारा नहीं है। आरवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सभी आदित्य का साथ देते हुए उसे शक की नजरों से घूर रहे थे। आदित्य सही कह रहा है, अगर डिजाइन तुम्हारा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें क्या गड़बड़ हुई। मिसेस ओबेरॉय भी उस पर सवाल उठाने लगी, आरवी हमारे पास तुम्हारे लिए खराब करने के लिए पूरा दिन नहीं है, जल्दी बोलो, बताओ गलती आखिर कहाँ हुई, या तुमने हम सबसे झूठ बोला और असली में डिजाइन तुम्हारा है ही नहीं। आरवी उन सवालों से खुद को नहीं बचा पा रही थी और इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही असली क्रिएटर नहीं थी। वो किसी तरह बहाने बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नहीं पता था कि शुरू कहाँ से करे। आरवी ने समझाने की पूरी कोशिश की, अभी मेरे लिए ये बता पाना नामुमकिन है, आपको मुझे इंटरनल टेस्टिंग के लिए थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा, पर जैसे ही मुझे प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। तान्या उसके पीछे जोर जोर से हंसने लगी, अगर तुम्हें हजारों साल भी दे दिए जाए ना तो भी तुम इसका पता नहीं लगा पाओगी। आरवी उस पर गुस्से से चिल्लाई, तान्या आहूजा इस हादसे के लिए मुझे जिम्मेदारी ठहराने की कोशिश करना बंद करो, ये किसी के साथ भी हो सकता था। यही तुम गलत हो, क्योंकि ऐसा मेरे डिजाइन के साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई है, तुम नहीं। आरवी उसे और विश्वास की नजरों से घूरने लगी और उसके दिमाग में तान्या के पहले शब्द घूम रहे थे, मेरी काबिलियत ही मेरी असली सबूत है। आरवी को फाइनली समझ आ गया था कि उस वक्त उसके कहने का मतलब क्या था। जो गलती हुई उससे अगर तान्या वो सही कर सकती थी तो ये इस बात का परफेक्ट सबूत था कि वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। अगर ऐसी बात थी तो तान्या उसका डिजाइन नहीं चुरा सकती थी। आखिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं होता कि कोई अपने से बेवकूफ इंसान की कोई भी चीज चुराएगा। मेरी काबिलियत ही मेरा असली सबूत है। ये शब्द आरवी के दिमाग में फिर से घूमने लगे और उसका घमंड उसी पर भारी पड़ गया। उस पल आरवी का डर कहीं गायब हो गया था, क्योंकि वो पूरी तरह जलन से भर चुकी थी, तान्या के हुनर की जलन। तभी राजवीर ओबेरॉय ने तान्या से पूछा, तुम जानती हो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? तान्या ने सिर हिलाया और बहुत विश्वास के साथ उन्हें जवाब दिया, बिल्कुल। तभी उन्होंने अपनी बात पूरी की,
ठीक है, तो मैं तुम्हें हमें कन्विंस करने का एक मौका दूंगा। अगर तुम कर पाई तो मैं ये मान लूंगा कि डिजाइन तुम्हारा है। आरवी की आंखें फटने लगी। उसे तान्या को हाँ बोलने से रोकना था, पर कैसे? इससे पहले कि वो इस बात का हल निकालती, तान्या बोल पड़ी, प्रॉब्लम उस आम की न्यूट्रल सेंटर में है। जब मैंने पहले डिजाइन शुरू किया था तब मैं जानती थी कि न्यूट्रल सेंटर एक प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेट होने की वजह से ड्यूरेबल नहीं होगा। बहुत जल्दी ही नर्व इम्पल्स का मास सेंटर को ओवरलोड कर लेगा। हालांकि मैंने इसके एक्सप्लोड होने की उम्मीद नहीं थी। मुझे इसके एक्सप्लोड होने की उम्मीद नहीं थी। ये मेरी उम्मीद से काफी परे था, पर बिल्कुल मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरा डिजाइन चुरा कर उसे अपना बताएगा। मुझे आरवी के डिजाइन कंप्लीट करने से ज्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि मुझे न्यूट्रल सेंटर के डिजाइन पर और काम करना था, और फिर इम्प्रूव डिजाइन और ज्यादा ड्यूरेबल और ज्यादा अच्छा है। हालांकि तान्या ने अपनी बात जितना हो सके सीधे शब्दों में बताने की कोशिश की, पर फिर भी इससे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे। इन सब के बावजूद उन्हें सच पर भरोसा करने से कोई नहीं रोक सकता था कि ये डिजाइन उसका था, और सर्जरी के बाद ये और साफ हो जाता कि वो झूठ बोल रही थी या नहीं। और जैसा कि तान्या को इस बात का कोई डर नहीं था कि वो उसके शब्दों को डबल चेक करे, ये उससे तो कम ही डरावना था कि डिजाइन असली में उसका नहीं था। इन सब का मतलब ये था कि आरवी ने उसका डिजाइन चुराया है। आरवी का कॉन्फिडेंस जो कि घमंड से भरा हुआ था, उसकी तुलना में तान्या का नेचुरल कॉन्फिडेंस ज्यादा विश्वास करने लायक था। वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रही थी, पर उसी पल वो स्टेज पर एक स्टार जैसे लग रही थी, जिसकी परफॉर्मेंस से सब खुश हो रहे थे। कुछ तो उसे अपना मुंह खोलकर घूर रहे थे। आदित्य की नजरें तो जैसे उस पर चिपक गई थी। तान्या सभी को अपनी तरफ खींच रही थी। बाकियों को तो तान्या का कॉन्फिडेंस और टैलेंट नजर आ रहा था, पर वो उसकी कभी ना झुकने वाली इच्छा शक्ति को देख सकता था, जो सूरज की तरह हमेशा जलती रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस पल की टेंशन को कम कर सकता था। आसमान के तारों से लेकर इंसानी रिश्ते, प्यार, दोस्ती, सब कुछ समय के साथ चला जाएगा। हालांकि आदित्य को ऐसी एक अद्वितीय इच्छा शक्ति मिल गई थी जो कभी कम नहीं होगी। जब तक तान्या जिंदा रहेगी, उसकी इच्छा शक्ति किसी मोती की तरह चमकती रहेगी। एक और मोती की तरह ही ये किसी खजाने से कम नहीं थी। आदित्य के लिए ये सबसे कीमती चीज थी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी देखी हो, और ये ऐसी चीज थी जिसकी उसे कब से तलाश थी। हालांकि वो जानता था कि तान्या के मन में उसके लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी वो उसकी इस इच्छा शक्ति की हमेशा रक्षा करने वाला था। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था और वो उसकी रक्षा करना था। वो जानता था कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अपनी कोशिश नहीं वो रोकने वाला था। आदित्य की नजरों में तान्या पूरी तरह चमक रही थी, पर बाकी लोग आदित्य ने जो देखा उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाए थे। वो लोग तान्या की अंदरूनी खूबसूरती देखकर बहुत इंप्रेस हो गए थे। यहाँ तक कि आदित्य की माँ भी तान्या से इंप्रेस थी। उनके दिल में पछतावे का एक छोटा सा बीज बो चुका था। शायद उन्होंने पहले जो भी किया वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तान्या जितनी ज्यादा चमक रही थी उतनी ही अनु जल रही थी। आदित्य का तान्या को उस तरह देखना उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप सा गया था। उसे उसकी आंखों में तान्या के लिए प्यार का गहरा कुआं दिखाई दे रहा था। उसे यकीन हो गया था कि वो उससे प्यार करता है। कोई बच्चों जैसा प्यार नहीं, बल्कि ऐसा प्यार जो दो आत्माओं के बीच होता है, लाइक सोलमेट्स। ये एहसास उसे पागल बना रहा था। तान्या ने वो चीज पाली थी जिसका उसने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। अनु के गंदे दिल में नफरत और जलन पूरी तरह बढ़ चुकी थी। उसके अंदर का शैतान धीरे धीरे जाग रहा था। वो जैसे तान्या को घूर रही थी, उसकी आंखों में एक खूनी वाला पागलपन दिखाई दे रहा था, जैसे उसे कोई ऐसे देख रहा था। एक बार के लिए तान्या की नजर भी उस पर पड़ गई थी। उसने तब अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तो बात यह है कि प्रॉब्लम न्यूट्रल सेंटर में है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी बात को चेक करने के लिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल इस बात पर आपको सबूत चाहिए होगा कि डिजाइन मेरा है। मैं डिजाइन के हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, और इसके अलावा मेरे पास डिजाइन की सारी डिटेल्स मेरे कंप्यूटर में सेव हैं। तभी राजवीर ओबेरॉय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि डिजाइन तुम्हारा है, और मैं पहले तुम पर विश्वास ना करने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। आरवी ये सुनकर डर और हैरानी में चिल्ला पड़े।
ओबेरॉय दादाजी, आप ऐसे किसी बाहर वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैंने इसका डिजाइन नहीं चुराया, मैंने सच में नहीं चुराया। राजवीर ओबेरॉय ने आरवी की तरफ निराशा की कड़वाहट से देखकर उससे गुस्से से चुप करते हुए बोला, बस बहुत हुआ। मैंने पहले तुम पर भरोसा किया क्योंकि मैं तुम्हें परिवार की तरह मानता था, और अब मैं खुद को रिश्तों में और नहीं उलझाऊंगा और किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें खुद को सही साबित करने का आखिरी मौका देता हूँ। जैसा कि तान्या ने कहा है कि वो अपने डिजाइन के हर एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन दे सकती है, तो मैं ये मान लूंगा कि डिजाइन तुम्हारा है, अगर तुम ऐसे कर पाई तो। आरवी चुप थी क्योंकि बेशक वो ये नहीं कर सकती थी। उसकी चुप्पी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि डिजाइन उसका नहीं था। राजवीर ओबेरॉय उसे बुरी तरह सुनाने लगे, तो ये सच है? तुम ओबेरॉय मैम, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें झूठ कैसे बोल सकती हो? किसी और पर यह दोष डालने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि इसका तुम पर क्या असर पड़ेगा? इसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग आरवी को धोखा देने के लिए उसके खिलाफ बोलने लगे। इससे पता चलता है कि हम किसी को बाहर से जरूर ज्ञान दे सकते हैं, पर दिल नहीं पढ़ सकते। मिसेस ओबेरॉय भी गुस्से से उससे सवाल करने लगी, तुमने हम सबसे और माँ से झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? वो अभी तान्या को अपनाने से बहुत दूर थी, पर आखिर वो थी तो एक ओबेरॉय ही। वो उनसे इतना झूठ बोलने के लिए और ओबेरॉय मैम को इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए उसे माफ नहीं कर सकती थी। उनके पति भी उतने ही भड़के हुए थे। आरवी, माँ ने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा ही किया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा ध्यान रखा, तो तुम कैसे उन्हें एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकती हो? जब तुम्हें यकीन था कि डिजाइन जो तुमने चुराया था वो नकली था। तुम्हें तभी सच बोल देना चाहिए था जब तान्या ने कहा था कि वो डिजाइन खतरनाक हो सकता है। हमने सच में एक गलत इंसान का साथ दिया। इसके पास कोई दिल विल नहीं है क्योंकि ये हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये अपने फायदे के लिए ओबेरॉय मैम, जिन्होंने इसे इतना प्यार दिया, उनकी जिंदगी तक दावे पर लगा सकती है। बिल्कुल इसके पास दिल है ही नहीं। मुझे तो ओबेरॉय मैम पर तरस आ रहा है, जिन्होंने इसे इतना प्यार किया। अपनी गोद ली हुई पोती से धोखा खाकर तो उनका दिल ही टूट जाएगा। हमने हमी को काटने के लिए भेड़िया पाल रखा था। जैसे कि तान्या को उम्मीद थी कि ओबेरॉय परिवार जल्द ही आरवी के खिलाफ हो गया था। जैसे एक माचिस की तीली एक तेल के कुएं में आग लगाने के लिए काफी होती है, वैसे ही आरवी के धोखे ने उनके मन में गुस्से की आग लगा दी थी। आरवी के लिए जो उनका विश्वास था वो उसी वक्त गुस्से में बदल गया। इसके अलावा ओबेरॉय परिवार एक प्राउड फैमिली थी, इसलिए वो और बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। और आखिर आरवी की हरकत से उनके परिवार के सदस्य के साथ वो हादसा हुआ था और वो माफ करने लायक नहीं था। लगभग एक ही पल में हर किसी की नजर आरवी की तरफ गुस्से से देख रही थी। तभी राजवीर ओबेरॉय ने उससे कहा, अब तुम अपने नाम के आगे ओबेरॉय लगाने की लायक नहीं रही। अब तुम ओबेरॉय परिवार का हिस्सा नहीं रही और तुम्हें ओबेरॉय परिवार की हर जगह से, चाहे वो घर हो या लैब या ऑफिस, बैन किया जाता है। दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम ओबेरॉय नाम के लायक ही नहीं हो। आरवी बेइज्जत हो चुकी थी। नहीं, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। राजवीर ओबेरॉय ने उसे ओबेरॉय परिवार से बेदखल कर दिया था। आरवी डर से नीचे गिर गई और ओबेरॉय सर के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। दादाजी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं बहुत डर गई थी कि अगर मैंने डिजाइन कंप्लीट नहीं किया तो आप मुझे बाहर कर दोगे। मुझे डर था कि मेरी फिर कोई इज्जत नहीं बचेगी। ओबेरॉय मैम का एहसान चुकाने का मेरे पास ये आखिरी मौका था। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खा के कहती हूँ दोबारा कभी ऐसे नहीं होगा। खुद की सड़क पे आने की किस्मत को रोकने के लिए आरवी भीख मांगती रही, पर शायद जब ओबेरॉय परिवार चाहे तो वो पत्थर दिल बन सकता था। अगर शुरू में ही आरवी सच बोल देती तो शायद वो लोगों से माफ भी कर देते। ये सिर्फ उस पर ही डिपेंड करता था कि वो अपनी गलती मान ले। जब तान्या ने खुद उसके सामने डिजाइन चुराने के बारे में सबको बताया और उसे आगाह भी किया था कि वो प्रोडक्ट खराब है, सच तो ये था कि उसने उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा ही नहीं था। पर वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने फायदे के लिए किसी की जान भी दांव पर लगा सकती थी, चाहे फिर वो इंसान कोई भी हो। कुछ लोग माफी के लायक होते ही नहीं, उस जैसे तो बिल्कुल नहीं। दादाजी उसकी असलियत पहचान चुके थे और उन्हें यकीन था कि उसे अपने आसपास रखना किसी खतरे से कम नहीं होगा। दादाजी ने जोर से उसका हाथ दूर किया और कहा, मैं तुम्हें पुलिस में ना देकर ऑलरेडी तुम पर बहुत दया कर रहा हूँ और मैं तुम्हें
अपने परिवार के आसपास रहने की इजाजत नहीं दूंगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर ले जाओ। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए और आरवी को घसीटते हुए बाहर निकालने लगे। आरवी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं कहीं नहीं जा रही दादाजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा आप लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज दादाजी मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। राजवीर ओबेरॉय हिले तक नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स की आरवी को थोड़ा दूर घसीट कर ले जाने के बाद उसने फाइनली हार मान ली। उसे खींचकर बाहर निकाल दिया गया। उसका दिमाग जो कुछ हुआ वो सच्चाई मान ही नहीं रहा था। कुछ मिनटों पहले वो इतनी ऊपर थी और कामयाबी उसके हाथ में थी। हर कोई उससे प्यार और उसकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। उसकी इज्जत और जरूरत दोनों थी। उसे फाइनली वो जगह मिल गई थी जहां सिर्फ उसकी जरूरत ही नहीं बल्कि लोग उसे प्यार भी करते थे। वो 7वें आसमान पर थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, प्यार, फैमिली, इज्जत, नाम, सब कुछ। जो घाव उसे अपने अनाथ बचपन में मिले थे आज वो फिर से सबके सामने उभर आए थे। उसकी खुद के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी और उस नफरत का आसान शिकार तान्या थी। आखिर तान्या ही थी जो उसकी शोहरत और नाम के रास्ते में आ गई थी। मैं पैसा, शोहरत, पार, मैं सब डिजर्व करती थी, लेकिन क्यों ये सब कुछ मुझसे छिन गया जबकि मैं इसके इतने करीब थी? फिर क्यों? बेशक इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तान्या है। जब से ये औरत आई है तब से इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब सिर्फ उसकी गलती है। ये तान्या ही थी जो मेरी शोहरत के बीच में आ गई। सब इसकी गलती है, ये इसी की गलती है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था तो आरवी तान्या पर अपनी भड़ास निकालने के लिए एक जंगली औरत की तरह चलना पड़े। तान्या आहूजा, मुझे इस तरह बर्बाद करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अपने आप को बचा कर रखना क्योंकि एक खतरनाक मौत बहुत जल्दी तुम्हारे करीब आने वाली है। तुमने जितनी उम्मीद भी नहीं की होगी कि न्याय इतनी जल्दी होगा, पर तुम्हें अपने कर्मों की सजा बहुत जल्द मिलेगी। भड़का हुआ आदित्य तभी ऑर्डर देते हुए बोला, इसका गंदा मुंह बंद करो। किसी कारण उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेइज्जती हो रही हो, जबकि आरवी का सीधा टारगेट तो तान्या थी। उसने अपना आपा खो दिया था। उसका ऑर्डर सुनने के बाद सिक्योरिटी ने आरवी का मुंह बंद किया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। तान्या भी उसकी बात से हिल गई थी। आरवी का श्राप और उसकी आंखों में उसके लिए नफरत ने उसे बेचैन कर दिया था। उसकी इन बातों ने उसे हॉस्पिटल में हुई आरवी से वो अजीब और भयानक मुलाकात याद दिला दी थी। तभी आदित्य ने तान्या की वो बेचैनी महसूस की और उसे संभालने उसके पास चला गया। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि ये मुंबई शहर में या तुम्हारी जिंदगी में दोबारा दिखाई ना दे। तान्या ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोले, कोई बात नहीं, मैंने इन बातों को सच में दिल से नहीं लिया। हालांकि किसी कारण उसे मौत खुद को घूरते हुए दिखाई दे रही थी। उसी पल सर्जरी हॉल का दरवाजा खुला। सर्जरी खत्म हुई। तभी हर किसी का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। उनमें से सबसे पहले आगे आकर राजवीर ओबेरॉय बोले, अब मेरी पत्नी की हालत कैसी है? डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, चिंता मत करिए ओबेरॉय मैम, अब बिल्कुल ठीक है। आर्टिफिशियल लिम्ब सक्सेसफुली उनकी बॉडी से हटा दिया गया है और कुछ हॉस्पिटल में ही आराम कर वो एकदम पहले जैसे ठीक हो जाएंगी। राजवीर ने चैन की सांस लेते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है। डॉक्टर खुराना उन्हें बताने लगे, वैसे ओबेरॉय मैम अभी बेहोश हैं, उन्हें थोड़ी देर आराम करने देते हैं। पर सच कहूं ये हादसा बहुत ही खतरनाक था। अगर एक्सप्लोजन थोड़ा भी बड़ा होता तो इससे उनका पूरा नर्वस सिस्टम जल जाता। ये तो अच्छा हुआ कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। वहां मौजूद लोगों का आरवी के लिए गुस्सा फिर से जल उठा। उसने सिर्फ किसी और का डिजाइन नहीं चुराया, बल्कि ये जानते हुए कि वो प्रोडक्ट उसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता था, उसने उन्हें वो उनके शरीर में लगाने दिया। ऐसे लोगों के बारे में बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। पर आखिर में अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम और उसे पैदा करने वाले का पता जल्द ही लग गया। ओबेरॉय मैम को व्हील चेयर पर वीआईपी वार्ड में ले जाया गया और तान्या को वो आर्टिफिशियल लिम्ब भी हॉस्पिटल में ही रखा गया। राजवीर ओबेरॉय चाहते थे कि उसे एक्सपर्ट्स एक बार अच्छे से चेक कर लें ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा फिर से ना हो। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसकी डिजाइन को उसे करेंगे। डॉक्टर खुराना को भी ये बताया गया कि असलियत में तान्या ने ही वो परफेक्ट डिजाइन बनाया था। उन्हें तान्या के डिजाइन में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने उसकी काबिलियत की बहुत तारीफ भी की। डॉक्टर खुराना ने उसकी तारीफ में कहा,
किसे पता था कि मैं इस तान्या इतनी काबिल होंगी। आपका डिजाइन मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में खुशी ले आएगा। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन होगा। आप सच में बहुत काबिल हैं। राजवीर ओबेरॉय ने भी उनकी बात से एग्री करते हुए कहा, डॉक्टर खुराना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तान्या, तुम सच में बहुत ही काबिल हो। मैं एक बार फिर से तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर शक किया कि ये डिजाइन तुम्हारा नहीं है। तुमने इस बार वाकई मुझे इम्प्रेस कर दिया।